25 साल की एक लड़की जो कि एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर थी, जिसकी अंडर 18 फीमेल कैटेगरी में बेस्ट रैंकिंग 75 थी और उसने इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस खेले और उसे जीता भी, और वो खुद एक टेनिस कोच भी थी। अब एक दिन अचानक से उस लड़की की हत्या हो जाती है और आपको जान के हैरानी होगी कि उसकी हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका सगा बाप था। A heartbreaking tragedy has shocked India. 25-year-old Radhika Yadav was allegedly shot dead by her father, Deepak Yadav, inside their family home. अब घटना कुछ ऐसी थी कि लड़की जिसका नाम राधिका यादव था, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में रहती थी, एक दिन रात के 10:30 बजे वो किचन में खाना बना रही थी। तब उसके पिता यानी कि दीपक यादव, उन्होंने पीछे से उस पर बंदूक के 4 राउंड फायर कर दिए। अब सोर्सेज का तो ये भी मानना था कि उसके पिता ने उसकी टेनिस कोचिंग के पीछे 2.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करे थे। अब ऐसी अचीवर बेटी पर तो एक बाप को प्राउड होना चाहिए, उसे मारने की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। अब इस केस की जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता चला कि भाई दीपक, जो कि लड़के का बाप था, वो जिस विलेज, जिस सोसाइटी से बिलोंग करता था, वहां पर उसको काफी सारे टॉन्ट सुनने को मिलते थे कि भाई अपनी बेटी की कमाई पर जी रहा है, इसकी लड़की तो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हाथ से भी निकल चुकी है। अब ये सोशल मॉकिंग्स धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जिसने दीपक के माइंडसेट को एक गलत और काफी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी की ओर इन्फ्लुएंस किया। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि दीपक ने अपनी बेटी को टेनिस छोड़ने को बोला, कोचिंग भी छोड़ने को बोली, और तो और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने सारे अकाउंट्स को डिलीट करने तक भी बात पहुंच चुकी थी। अब सोर्सेस ये भी बताते हैं कि राधिका अपने पापा के जो सारे रेस्ट्रिक्शंस थे उससे इतनी तंग आ चुकी थी कि घर छोड़ने तक भी बात पहुंच चुकी थी। ये सारी जो बात थी वो दीपक को राधिका की व्हाट्सएप चैट्स के थ्रू पता चली थी। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कैसे कोई बाप अपनी इतनी ज्यादा टैलेंटेड, सक्सेसफुल एंड अचीविंग बेटी पर प्राउड करने की बजाय समाज के कुछ लोगों के बहकावे में आकर उसकी जान ले लेता है। क्या उसकी फैमिली वैल्यूज इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि समाज से मिलने वाली कुछ चंद रिस्पेक्ट के आगे वो इतनी ज्यादा नीचे गिर गई? हमारे धर्म ग्रंथ रामायण में लिखा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपिश्च गरीयसी, यानी कि माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। और विष्णु पुराण के मुताबिक धन्य है वो लोग जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है। ये वो भारतवर्ष है जहाँ पर भगवान श्री राम का अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला था। वही भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के लिए निकल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के एक वचन की वजह से। ये वही भारतवर्ष है जहाँ पर द्रौपदी के अपमान ने महाभारत जैसे ऐतिहासिक युद्ध का रूप लिया। और वही दूसरी तरफ आज का भारत, जहाँ हमारी फैमिली वैल्यूज धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। माँ बाप जिनको हमारे कल्चर में देवता माना जाता है, वही माँ बाप को ये आजकल की जनरेशन बोझ समझती है। हमने उस मिट्टी में जन्म लिया है जहाँ श्रवण कुमार ने अपने बूढ़े माँ बाप को अपने कंधों पर तीर्थ यात्रा करवाई थी। और यहाँ तीर्थ यात्रा तो छोड़ो, लोग अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में भी नहीं रखना चाहते और उन्हें ओल्ड एज होम छोड़कर आते हैं। बड़ों का साया ना सूरज की रोशनी की तरह होता है, जब तक हमारे सर पर होता है तब तक हमें इसकी कदर नहीं होती, लेकिन जिस दिन ये डूब जाता है ना, तब हमें उसकी असली कीमत समझ आती है। एक टाइम हुआ करता था जहाँ हर घर ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी, दादा दादी चाचा चाची सब एक साथ एक परिवार की तरह एक छत के नीचे रहा करते थे। पर आज वही लोगों का दिमाग माई लाइफ, माई वाइफ, माई किड्स तक ही सीमित हो चुका है। एक टाइम था जहाँ परिवार को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा जाता था, आज वही परिवार एक ऑप्शन बन के रह चुका है। दो सगे भाई जिनका बचपन में एक दूसरे के बगैर मन भी नहीं लगता था, जिन्होंने पूरा बचपन एक ही थाली में खाया, आज वही दोनों सगे भाई जमीन जायदाद जैसी चंद मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए एक दूसरे से सालों सालों तक बात भी नहीं करते। दुकान, प्लॉट जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए लोग अपने सगे भाई की जान लेने तक भी तैयार हो जाते हैं। तो फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है कि जिस भारत की पहचान, उसकी फैमिलियल यूनिटी, उसके संस्कार थे, वही भारत के लोग आज अपना मूल्य भूलते जा रहे हैं? क्या इसके पीछे वही सारी सोसाइटीज जवाबदार है जो आज भी अपनी वही पुरानी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी में अटकी हुई है? या फिर क्या उसके पीछे वो मॉडर्न सोच जवाबदार है जो स्टेटस, पैसा, इंडिविजुअल फ्रीडम, इन सब चीजों को परिवार से भी बड़ा मानकर बैठी है? या फिर क्या इसके लिए हम खुद जवाबदार है जो सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर भी चुपचाप बैठे हैं? आपने मेघालय वाले हनीमून केस के बारे में सुना ही होगा, जहाँ पर एक लड़की ने अपने प्रेमी और उसके 3-4 साथियों के साथ मिलकर उसके खुद के पति को काफी ब्रूटल तरीके से मार दिया। अब इस केस से रिलेटेड कुछ ऐसी खबर सामने आई थी कि लड़की का अपने पति को मारने के पीछे का रीजन था कि उसको विधवा होना था। अब लड़की का जो प्रेमी था वो दूसरी कास्ट का था। अब लड़की के समाज में दूसरी कास्ट के लड़के के साथ शादी करना काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। अब विधवा होने के लिए मर्डर करने का लॉजिक कुछ ऐसा था कि एक बार अगर कोई औरत विधवा हो जाए तो फिर समाज में उसकी दूसरी बार शादी करने के लिए लड़का मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फैमिली वाले भी थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि लड़की दूसरी कास्ट के लड़के से भी शादी कर सकती है। ऐसे में उस लड़की के लिए भी आसान हो गया कि वो अपने प्रेमी से शादी कर ले। अब इस घटना को देखने के बाद क्या हमें उस औरत को दोष देना चाहिए जिसने अपने बेकसूर पति को इतनी बेरहमी से मार दिया, या फिर उस समाज को जिसके
बंधन के चलते उस औरत ने इतनी घटिया हरकत को अंजाम दिया। आज की डेट में हम अपनी नजर से जिस समाज को देख रहे हैं वो उसके ओरिजिन के रीजन को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। आज से लगभग 60-70 हजार साल पहले जब इंसान इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, तब शिकार के टाइम या फिर रात को सोने के टाइम लोग जंगली जानवरों से बचने के लिए लोगों ने धीरे धीरे ग्रुप्स बनाकर रहना चालू किया। अब धीरे धीरे ये सारे ग्रुप्स बड़े होने लगे। अब समय के साथ साथ इन ग्रुप्स के लोगों को ये भी लगा कि सर्वाइवल के साथ साथ ग्रुप्स के जो लोग थे उनके बीच ट्रस्ट बिल्ड करना भी जरूरी है। ऐसे में धीरे धीरे माइथोलॉजिकल कहानियां, देवी देवताओं को पूजना, ये सारे कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुए और ऐसे करके एक समाज का फॉर्मेशन हुआ जिसका रूट पर्पस सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल था। और आज वही समाज उस स्थिति में आकर खड़ा रह गया है कि कुछ भी काम करने से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि समाज क्या सोचेगा। लड़का और लड़की शादी से पहले साथ रह रहे तो समाज क्या सोचेगा, लड़की को पढ़ाई के लिए शहर भेजे तो समाज क्या सोचेगा, मनपसंद लड़का या लड़की से शादी करे तो समाज क्या सोचेगा, अगर कोई लड़के की उम्र ज्यादा हो गई और उसकी शादी नहीं हो रही या फिर उसको अच्छी जॉब नहीं मिल रही तो समाज क्या सोचेगा। आज इस समाज ने हमें इस तरह से बांध के रखा है कि अगर हम कुछ भी करने की कोशिश करें तो हमें पहला ख्याल मन में ये आता है कि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी या नहीं। आज के टाइम पर कोई भी इंसान अपनी समाज की विचारधाराओं से बाहर निकलकर कुछ भी अच्छा करने की या फिर कुछ भी नया करने की सोचे तो उसे पहले ही रोक दिया जाता है। ऐसे में उसका खुद का परिवार भी उसे सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ समाज के डर की वजह से। ऐसे में अगर किसी इंसान के अंदर कुछ पोटेंशियल है भी, फिर भी वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। और अगर शायद इसी समाज की डर की वजह से गीता फोगाट ने भी रेसलिंग छोड़ दी होती तो आज वो हमारे देश के लिए 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल ना लाती। आप इन रिपोर्ट्स को देखिए, इन नंबर्स को देखकर साफ साफ पता चलता है कि हमारे देश में हर साल कई ऐसे बच्चे हैं जिनको पारिवारिक प्रेशर या फिर सोसाइटल प्रेशर को फेस करने से ज्यादा इजी लगता है अपनी जान दे देना। एक टाइम हुआ करता था जहाँ पर हमारा समाज उस स्थिति में था जब कोई एक इंसान हमारे समाज से आगे बढ़ रहा हो तो उसे पूरा समाज बैक करता था, उसकी कामयाबी पर खुश होता था। आज वही समाज उस स्थिति में है कि अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो वो ये सोचते हैं कि उसको नीचे कैसे गिराया जाए। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज हमारा समाज इस स्थिति में है, उसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं एक अनहेल्दी मैरिड लाइफ है। क्योंकि हर एक समाज एक फैमिली यूनिट से बनता है और फैमिली तभी बनती है जब 2 लोगों के बीच शादी होती है। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसका जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है वो अपने ही पेरेंट्स के रिलेशनशिप से होता है। जैसे कि एक हेल्दी मैरिज जिसमें जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो एक दूसरे की इज्जत करते हो, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझकर उसे सॉल्व करते हो और अपने बच्चे को एक पॉजिटिव वैल्यूज प्रोवाइड करते हो। तभी जाके वो बच्चा आगे जाके रिस्पेक्ट, एम्पैथी, ऑनेस्टी सीखेगा और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। पर जब मैरिज में ही झगड़ा होना, चीटिंग होना, ट्रस्ट इश्यूज होना, रिस्पेक्ट ना होना, ये सब चीजें होगी तो बच्चा वही सारी नेगेटिविटी सीखेगा जो वो घर में देख रहा है। और जब टोकरी में एक आम खराब होता है तब वो सारे आम को खराब कर देता है। आप जरा नंबर्स को देखिए, शायद ये नंबर पूरी तरह से सच ना भी हो क्योंकि रोजाना ऐसे कई सारे कपल्स होते हैं जिनकी किसी ना किसी रीजन से अनबन होती है और बात आगे जाकर डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। क्योंकि शादी आजकल एक ट्रेडिशन बन के रह गया है। अब मुझे इस ट्रेडिशन से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है उस मेंटालिटी से कि आज अगर आपने जन्म लिया है तो आपको शादी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र हो गई है और हर कोई कर रहा है शादी। अब ये बात समझ नहीं आती मुझे कि शादी का उम्र से क्या लेना देना। शादी सिर्फ और सिर्फ तभी होनी चाहिए जब आप किसी नए पर्सन को आपकी लाइफ में लाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो, क्योंकि फिर आपको अपनी पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड करनी है। और तो और सामने वाला इंसान अपना घर छोड़कर आपके साथ रहने आ रहा है तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे खुश रखो। और शादी सिर्फ तभी होनी चाहिए जब इंसान के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेंस कैपेबिलिटी हो, क्योंकि आफ्टर ऑल मैरिज इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और अब जब बिना इन सब चीजों पर ध्यान दिए जब कोई इंसान परिवार या समाज के दबाव में आकर शादी करता है तो फिर काफी ज्यादा हाई चांसेस है उसकी शादी के अनसक्सेसफुल जाने के। और ऐसे में ऐसे कई सारे कपल्स होंगे जिनको डाइवोर्स लेना है फिर भी नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमारे देश में डाइवोर्स का प्रोसेस ही इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको जज के सामने बार बार अपने इश्यूज को, अपने रीजंस को जस्टिफाई करना पड़ता है, उन्हें प्रूव करना पड़ता है। और तो डाइवोर्स अप्रूव करने से पहले ये बार बार चेक होता है कि आपका जो डिसीजन है वो आपने अपने होशो हवास में लिया है या फिर इमोशनल होकर या फिर इंपल्सिव होकर डिसीजन लिया है। एक तो ऑलरेडी कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग होते हैं, ऊपर से लॉयर्स अपनी डेट्स को बार बार डिले करवाते रहते हैं। ऐसे में एक नॉर्मल डाइवोर्स का केस सॉल्व होने में 3 से 10 साल का समय तो इजीली लग जाता है। और आजकल तो मानो जैसे ट्रेंड सा चल रहा है कि भाई इतने पैसे दो, इतनी प्रॉपर्टी दो तो ही डाइवोर्स मिलेगा। यही सारी चीजें लोगों को अपने पार्टनर के साथ जबरदस्ती लाइफ स्पेंड करने के लिए और अतुल सुभाष जैसे लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर करती है। और जब तक ऐसे लॉज हमारे सिस्टम में है और जब तक ऐसे लॉज हमारे देश में है तब तक हमारे देश में सुसाइड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मैरिटल रेप्स जैसे दूषण और भी ज्यादा बढ़ेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 70% अर्बन वुमेन ऐसी है जिनका शादी के बाद अपने पति के अलावा कई दूसरे सारे पार्टनर्स के साथ अफेयर देखने को मिलता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इन सब चीजों में सिर्फ फीमेल्स इन्वॉल्व है, बल्कि अगर सब लोगों की बात करें इंक्लूडिंग मैरिड मैन एंड वुमेन
इंडिया में 55% लोग ऐसे हैं जिनका शादी के बाद कई दूसरे सारे पार्टनर्स के साथ अफेयर देखने को मिलता है। इंसान जब पैदा होता है तब वो कुछ भी सीखने की शुरुआत अपने घर से ही करता है, और ऐसे में एक रिस्पेक्टफुल, ऑनेस्ट एंड लविंग फैमिली ही उस इंसान को एक अच्छा कैरेक्टर बनाती है। और जब कोई इंसान अपनी लाइफ में थक जाता है, हार जाता है, तब उसके मन में सबसे पहला ख्याल अपने परिवार का ही आता है, और वही परिवार उस इंसान को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की क्षमता रखता है, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। एक अच्छा परिवार एक इंसान के पेड़ रूपी जीवन की जड़ के बराबर होता है, और अगर एक बार जड़ों से रिश्ता टूट गया तो वो पेड़ बाहर से कितना भी बड़ा, कितना भी खूबसूरत क्यों ना लगे, लेकिन एक ना एक दिन तो वो सूख ही जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी धर्मों का सार सिर्फ एक ही है, हमें हमेशा एक अच्छा इंसान ही बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे होंगे तो हमारी आसपास की दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑलवेज गुड टू बी गुड। अच्छा होना अंततः अच्छा ही साबित होता है। जय हिंद।